कहते हैं कि जब किसी को मौत आ जाती है तो उसके परिवार वालों को सब्र आ जाता है। दरअसल देर सवेर वो मान लेते हैं कि अब वो शायद इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, लेकिन सब्र तब नहीं आता जब घर से कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई अचानक से लापता हो जाए। उसको तमाम जगह ढूंढा जाता है और वो वापस नहीं मिलता, तो घर वालों की एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि वो पता नहीं कब लौट कर आएगा। और भले ही चाहे कितना ही वक्त बीत जाए, लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है कि वो कब आएगा, किस हाल में होगा, क्या करता होगा। ऐसा ही होता है। 10 फरवरी 2012 को एक व्यक्ति अचानक से लापता हो जाता है। उसके घर वालों ने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मिलता नहीं है। परिवार वाले उस उम्मीद में थे कि कभी तो वो लौट कर वापस आएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, 23 जनवरी 2023 का ये वाक़या है। उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद का एक इलाका लगता है, थाना लगता है, उत्तर थाना क्षेत्र का इलाका है टापा खुर्द कृष्णानगर। दरअसल यहाँ पर एक उमेश चंद नाम का एक व्यक्ति अपने घर की साफ़ सफाई करा रहा था, और साफ सफाई के दौरान ही पता चलता है कि जो उसका सेप्टिक टैंक है वो पूरी तरह से चौक हो चुका है। और वह परेशान हो जाता है, कुछ सफाई कर्मचारियों को बुलवाता है और अपने सेप्टिक टैंक की साफ सफाई करा रहा था। और इसी बीच में सेप्टिक टैंक में जब सफाई कर्मचारी कुछ हाथ डालते हैं, कुछ काम करते हैं, तो पहले तो उनके हाथ में एक कंकाल आता है, यानी कि सर आता है। उसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों की हड्डियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अब थोड़ा वो परेशान हो जाते हैं। उन्होंने मालिक को बिना बताए ये सूचना किसी तरकीब से पुलिस थाने को पहुंचा दी। पुलिस मौके पर आती है और ये पूछा जाता है कि नरकंकाल जो मिला है तो वो आखिरकार किसका है। और जो मालिक होता है वो कहता है, साहब मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। लेकिन उस मालिक यानी कि उमेश चंद, जो कि पावर कॉर्पोरेशन में काम करता था, उससे लगातार जब पुलिस पूछताछ करती है तो आखिरकार वो कहता है कि साहब 2015 में मैंने ये मकान, एक व्यक्ति था सुनील, मैंने उसी से ख़रीदा था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस सुनील के पास जाती है तो पता चलता है कि सुनील की तो 2018 में मौत हो चुकी है। अब पुलिस ये परेशान थी कि आखिरकार किससे बातचीत की जाए, तो पुलिस उसकी पत्नी पुष्पा के पास जाती है, साथ ही उसके भाई नीरज के पास जाती है। अब उनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार क्या माजरा है, क्या नहीं है। जब बात माजरे की आती है, पूछने की आती है, तो एक ऐसा खुलासा होता है जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम होता है छोटे लाल और सुनील को ज़्यादातर जुआ खेलने की आदत थी। अब ऐसी स्थिति में पुष्पा को लगता था कि जो घर के सारा सामान वगैरह है, ये जुए में बिकवाने में से छोटे लाल का हाथ है। अब पुष्पा उसके छोटे लाल के घर जाती है। उसके घर जाने के बाद उसको गाली वाली दे के आ जाती है। इसी बीच में छोटे लाल को गुस्सा आता है और अचानक ही वो वापस लौटकर इसके सुनील के पास पहुंचता है, और यहाँ पर शाम को उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। 10 फरवरी 2012 को जब हाथापाई शुरू हो जाती है, वो धक्का देते हैं और वो उसका सर दीवार में लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब छोटे लाल की मौत हो जाती है। 3 लोग गवाह होते हैं, यानी कि एक सुनील होता है, उसका भाई नीरज होता है और उसकी पत्नी होती है पुष्पा। वो सोचते हैं कि इस लाश को ठिकाना लगाते हैं, लेकिन उसको वक्त नहीं मिलता। इसलिए जो सेप्टिक टैंक था, उस सेप्टिक टैंक में उस लाश को डाल देते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद कभी भी इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा। लेकिन उसे जुआ खेलने की आदत थी, इसलिए घर बिक जाता है और घर खरीद लेता है उमेश चंद। और जब वो अपना सेप्टिक टैंक साफ सफाई करा रहा था, तब जाकर पता चलता है कि इसके अंदर एक लाश थी। और लाश का जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है, यानी कि उसके जो कंकाल होता है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है, तो वो छोटे लाल का निकलता है। और उसकी पत्नी सुदामा और 2 बच्चे जो एक इंतज़ार कर रहे थे पिछले 12-13 साल से, तब जाकर पता चलता है कि वो तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन क्या गायब हुआ था। दरअसल वो उसकी लाश, उसकी जो कंकाल था, वो एक सेप्टिक टैंक में था, और इस बात का खुलासा होना था। फिलहाल जैसे घटना का पता चलता है उनको कि उनके पति की मौत हो चुकी है, तो वो सब्र कर लेते हैं कि हाँ, अब वो शायद कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। ऐसे ही होता है अन्य मामलों में। लेकिन जिन मामलों में कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, तो उन्हें सब्र नहीं आता है। वो हमेशा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनका अपना कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल आप पुलिस की तारीफ करेंगे, बल्कि जो व्यक्ति गायब होता है और जब वो वापस अपने परिवार से मिलता है, और परिवार वालों को देखकर वो रोता है और परिवार वाले देखकर उसको रोते हैं, तो आपको लगेगा कि वाकई कहानी बिल्कुल अलग है, दूसरी कहानियों से एकदम डिफरेंट कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बात कर रहा हूँ 27 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर असलम खान, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर आरती कुमारी और एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जांच पड़ताल कर रहे थे, देख रहे थे, इनकी जो ड्यूटी थी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि कोई यहाँ पर कोई ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं हो रही जिससे कि क्राइम हो सके। तभी असलम खान जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो प्लेटफॉर्म नंबर
एक पर खड़े हुए थे और एक पर खड़े होने के बाद जब उनकी नज़र एक जो कूड़ेदान था उस बॉक्स पर जाती है तो उस कूड़ेदान में एक भिखारी जो होता है वो बार बार हाथ डालता था और उसके अंदर से कोई छोटी सी पानी की बोतल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो या कुछ भी ऐसा लिक्विड या कुछ खाने का ऐसा कुछ सामान था, वो हाथ डालता था और उसमें अगर बूंद दो बूंद पानी भी मिल रहा था या फिर कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी तो उसको वो पी रहा था। अब जैसे ही असलम खान सब इंस्पेक्टर की नज़र उससे पहुंचती है तो वो देख रहा था। देखते ही देखते वो वहीं पास में जो कैंटीन थी, कैंटीन पर जाते हैं और एक पानी की बोतल लाते हैं और पानी की बोतल लाने के बाद उस भिखारी के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि भिखारी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो अजीब तरह के कपड़े थे, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, बाल उसके बड़े हुए थे और वो कुछ अजीब सा भद्दा सा गंदा सा कुछ महसूस हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद प्यासा होगा, इसे भूख लगी होगी, इसको पानी दे देते हैं। उन्होंने जब पानी की बोतल जो ला के दी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और 27 अप्रैल 2024 की रात के लगभग 8 सवा 8 बजे के आसपास का ये वाक़या था। पानी की बोतल जैसे उस भिखारी को देते हैं तो भिखारी ने उस पानी की बोतल को पीने के बाद बड़े बेहतरीन तरीके से सलीके के साथ उसने कहा, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे ये बात थैंक यू वेरी मच सर बोला गया तो वो जो सब इंस्पेक्टर असलम खान होते हैं उनकी नज़र एकदम से उस पर टकटकी सी लगाए देखते रहते हैं कि इतने शानदार तरीके से ये अंग्रेज़ी में कैसे बोल रहा है। फिर उसने ना केवल और दो चार शब्द बोले, जैसे शब्द बोलता है अंग्रेज़ी के, जब उनका थैंक यू बोलता है, उनसे बातचीत करता है अंग्रेज़ी में ही, तो उन्हें लगता है कि एक भिखारी होकर इन्होंने, ये है कौन। शुरुआत में तो उनको लगता है जैसे कि सीबीआई का कोई ऑफिसर हो सकता है कि जांच पड़ताल करने के लिए इसने अपना रूप बदल दिया हो। तभी असलम खान कहते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आप कौन हैं। बड़े सलीके से उससे बात कर रहे थे, तभी उसने कहा कि साहब मेरा नाम महावीर सिंह है और मेरी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है और मैं औरैया ज़िले का एक बिधुना थाना क्षेत्र है, उसी का एक गांव है समायन, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तब वो उससे डांटते फटकारते कहते हैं कि तुमने अपना रूप क्या बना रखा है। कहता है कि साहब रूप नहीं, एक कहानी है, आप सुनेंगे तो शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सुनना चाहिए। तभी असलम खान उस लड़के को, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम महावीर सिंह होता है, उसे अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। सबसे पहले उसको खाना खिलवाते हैं। खाना खिलवाने के बाद उसको कहते हैं कि तुम चाहो तो फ्रेश हो सकते हो, और जब वो खाना वाना खाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद चाय पीता है और उससे कहते हैं कि ठीक है अब अपनी कहानी तुम बता सकते हो। कहता है कि साहब मेरी कहानी थोड़ी लंबी है। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम अपनी कहानी को बता सकते हो। कहता है कि जो मेरा अपना गांव है, जिससे गांव का जो नाम है समायन, जो कि थाना क्षेत्र बिधुना और ज़िला औरैया उत्तर प्रदेश का लगता है। बात 26 जून 2022 की बात है। घर में पैसे की ज़रूरत थी, पिताजी उसके है ही नहीं और वो लड़का पैसे निकालने के लिए जब जाता है शहर लगभग 8 किलोमीटर दूर बिधुना लगता है, जहाँ पर एटीएम लगे हैं, तो वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। एक दोस्त होता है उसका बैंक में, उससे कहता है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है और बहुत ही सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुझे कुछ पैसे निकलवा के एटीएम से दे दो। तो उसके दोस्त ने इस पैसे निकलवाने में मदद की और मदद करने के बाद उसने उसको एटीएम और उसके पैसे दे दिए। अब यहाँ से महावीर सिंह पैसे लेकर अपने गाँव की तरफ चलने लगता है। वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई बाइक, कोई स्कूटर या फिर कोई टेम्पो, कोई भी वाहन, किसी भी तरह का बस वगैरह कोई जाएगी और गाँव की तरफ गुजरेगी तो वो उसमें बैठ जाएगा। ऐसे ही एक कार वहाँ से निकलने वाली थी, तो कार की तरफ वो इशारा करता है, हाथ देता है ताकि वो उसे लिफ्ट दे दें और उसको उस रास्ते पे जा रहे हैं तो उसके गांव के मोड़ तक वो छोड़ दें तो अपने घर वो पहुँच जाएगा। अब जैसे ही वो आते हैं तो गाड़ी आती है, आके पास में रुकती है, वो हाथ देता है। रुकने के बाद अब वो लोग कुछ बातचीत करने लगते हैं, तो उनकी बातचीत की जो शैली थी, उनकी जो भाषा थी, वो ऐसी नहीं थी जैसी भाषा वो खुद बोलता है। ना तो वो भोजपुरी थी, ना वो हिंदी थी, ना वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। तो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उसने कहा कि मुझे आगे तक जाना है। तो ठीक है अब बैठ जाइए। उसे गाड़ी में बिठाया जाता है। वो लोग कुछ खा रहे थे, खाते खाते उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो, इशारा करते हुए। तो उस लड़के ने भी, यानी कि महावीर सिंह ने भी, जो खाने का सामान था, उस वक्त उसकी उम्र 26 साल थी, फिलहाल उसकी उम्र 28 साल के आसपास है। तो जैसे ही उसने कुछ खाने का सामान लिया, अचानक से उसको नींद आ जाती है और नींद आने के बाद उसको पता नहीं कि कब होश आया, यानी कि काफ़ी वक्त बीत चुका था। और जैसे ही उसकी आँख खुलती हैं तो वो टॉयलेट के अंदर बंद था। अब टॉयलेट के अंदर बंद है, वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ मुझे बंद क्या हुआ है। जब बार बार शोर मचा रहा था तो उसका शोर सुनने के बाद कोई व्यक्ति आता है। वो अपनी ही तरह की भाषा में बात कर रहा था, जो ऐसी भाषा जिस भाषा को महावीर सिंह समझ नहीं पा रहा था, और उसने उसको बेवजह पीटना शुरू कर दिया। यानी कि जब तक वो शांत नहीं होता है महावीर सिंह, तब तक वो उसको ऐसी थप्पड़ों से पीटता रहा। और उसके बाद वो भूखा था, कुछ खाने को मांगता था, तब पिटाई होती थी। और इसी बीच में उसको एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। जैसे ही इंजेक्शन दे दिया जाता है उसको फिर से नशा हो जाता है, यानी कि वो पहले से ही नशे में था
और उसका जो मोबाइल नंबर वगैरह एटीएम में कुछ था ही नहीं, पैसे उसके गायब हो चुके थे। अब उसके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ हैं, उसको उस बात का कुछ इल्म नहीं था, उसको कोई जानकारी नहीं थी। पर परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद फिर आंखें खुलती हैं, जब नशे इंजेक्शन का असर कुछ कम हो जाता है तो वो फिर रोते हुए बिलखते हुए कहता है कि साहब मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं कहाँ हूँ मुझे बता दो। तो उनकी जो भाषा शैली थी वो अलग थी, वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने खाने वाने का इंतज़ाम किया। और खाने का इंतज़ाम करने के बाद अब उस एक कमरे में कैद हो जाता है, ऐसे कमरा जहाँ पर और कोई दूसरा था नहीं, जहाँ उसकी कोई बात समझ नहीं पा रहा था। वहाँ खाना मिलता था और खाने के साथ साथ कभी कभी मार भी पड़ जाया करते थे, लेकिन वो क्यों मारते थे, क्यों पीटते थे, उसको समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उस लड़के को एक ऐसी निर्माणाधीन एक बिल्डिंग के पास लेके जाया जाता है जहाँ पर पहले से भी और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। अब वहाँ पर वो काम भी कर रहा था और काम करते करते घर आता था, खाना मिलता था। यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं था जैसी जगह में वो रह रहा था, इसलिए वो भाग ना जाए उसे बीच बीच में इंजेक्शन दे दिए जाते थे या फिर कोई नशीला पदार्थ खिलाया जाया करता था। और धीरे धीरे करके उसे पता नहीं कब सन 2023 गुजर जाता है, सन 2024 आ जाता है। एक नई दुनिया में था, एक नई ऐसी दुनिया में जहाँ पर कोई उसको का दोस्त नहीं था, जहाँ पर कोई उसे पहचानता नहीं था, जहाँ से भागने की कोशिश करे तो भागने का कोई ऐसा अवसर नहीं था। अप्रैल के तीसरे सप्ताह की बात है। उसको नशे की इतना आदी हो जाता है कि अब इंजेक्शन का भी असर उस पर कम हो रहा था, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा होश था। और जब उस रात में उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे रोकने वाला टोकने वाला कोई था नहीं। और वो एक टॉयलेट के बहाने से जैसे ही वहाँ से निकलता है तो किसी ने उसे रोका ना किसी ने टोका। अब वहाँ से मौका पाते ही उस जगह से, उस बिल्डिंग से वो भाग जाता है, क्योंकि जो पुराने लोग थे उन पुराने लोगों पर वो लोग इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो पुराने लोगों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से कोई ये भागने वाला है नहीं। लेकिन लड़के का रूप, उसका हुलिया सब कुछ बदल चुका था। जैसा हष्ट पुष्ट था, अच्छा था देखने में, वो वैसा दिख ही नहीं रहा था। उसके बाल बढ़ चुके थे, खाना उसे प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं रहा था, तो उसका एक अजीब सा हाल हो चुका था। अब जब वहाँ से भागता है, रात का वो सीन था, भागते 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 उसको रास्ते में एक ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। अब उसने पटरी के सहारे दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि मैं किस इलाके में हूँ। अब उसके बाद वहाँ से उस ट्रेन की पटरी के सहारे सहारे वो जब चलता रहा, दौड़ता रहा दौड़ता रहा, जब लगभग सुबह हो जाती है तो पता चलता है कि एक रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ की लिखी हुई भाषा के आधार पर उसे पता चलता है कि वो तो साउथ के इलाके में है। अब उसे नॉर्थ में जाना है, समझ नहीं पा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे कि जाए कैसे, इसलिए कभी टॉयलेट में छुप कर तो कभी किसी सीट के नीचे लेट कर वो ट्रेन में बैठ गया। और उसे क्योंकि वहाँ से भागना था, वो ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों में दौड़ रही थी, भाग रही थी, लेकिन उसे चाहिए था ठिकाना कि बस इस जगह जो जब सबसे ख़तरनाक जगह थी, उस ख़तरनाक जगह से वो दूर चला जाए। अब उसकी ट्रेन पहुंच जाती है कलकत्ता, कलकत्ता से दूर से बिहार, अलग अलग प्रदेशों में वो ट्रेन दौड़ रही थी। और ट्रेन दौड़ते दौड़ते कभी इस ट्रेन में कभी दूसरी ट्रेन में, इस तरह से लगातार ट्रेनें बदलता चला जाता है। और 27 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास उसकी ट्रेन आगे रुकती है कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और वहाँ वो इंतज़ार कर रहा था कि उसको कुछ पानी मिल जाए, प्यास लगी थी, कुछ खाना मिल जाए, इसलिए कूड़ेदान से वो निकाल कर खाना पीना तलाश कर रहा था। और उस पर नज़र पहुँच जाती है एएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर असलम खान की। और सब इंस्पेक्टर असलम खान ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसने पूछा कि कोई नंबर तुम्हें को याद हो तो बताओ। तो एक नंबर बताता है। बड़ी देर में याद करने के बाद वो नंबर उसके चचेरे भाई रविंद्र का मिलता है। जब रविंद्र को फ़ोन किया जाता है तो जब सब इंस्पेक्टर ने कहा कि ये तुम्हारा भाई अपना होने का दावा करता है, उसने कहा कि वो तो शायद इस दुनिया में नहीं है, हम लोग उसका इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, और आप कौन बोल रहे हैं मुझे कुछ यकीन नहीं होता। तब वो वीडियो कॉल कराई जाती है। वीडियो कॉल कराने के बाद जब एक भाई दूसरे भाई से बातचीत कर रहा था तो उसने देखा, उसने हुलिये से पहचानने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाल, उसके दाढ़ी, उसके कपड़े सब कुछ बदल चुके थे। 5 फुट 6 इंच के आसपास की उसकी लंबाई, और वो पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, सब कुछ अच्छे से बात करने का सलीका, परिवार भी उसका ठीक ठाक। और वो अचानक से उसका ऐसा रूप देखकर उसके भाई को तरस आता है। गुरुग्राम में रह के एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसने कहा कि बस मुझे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने में जितना वक्त लगेगा मेरे भाई को यहीं रखना। उसके बाद वो उसे सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है, अपने भाई को लेता है। और उसने बताया कि जब ये गायब हुआ था तो तब उन्होंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके बाद जो कागज़ की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद उस लड़के को जब लेके गाँव जाता है तो उसके बाद उसकी माँ होती है, जो कि माँ उसकी विधवा होती है, अपने बेटे को देखकर वो उसे पुचकारते हुए खूब रोती है, बिलखती है। और जिस सब इंस्पेक्टर या वो पुलिस वालों ने उसकी मदद की थी यहाँ तक पहुँचाने में, उनको याद करके वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। कहते हैं कि कोई मर जाता है तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब किसी मरने की खबर नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो किस हाल में, किस रूप में होगा। माँ
अपने बेटे की राह देख रही थी और बेटा जब आता है तो पूरे गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति आखिरकार कैसे पहुंचा। पुलिस उससे जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिरकार उसका अपहरण किसने किया था, कैसे वो वहां तक पहुंचा था, कौन लोग थे, किस तरह की बिल्डिंग में वो काम करता था और कितने ऐसे लोग हैं जिनका शायद अपहरण किया गया होगा। वो महिलाएं, वो पुरुष, वो कौन हैं, वो समझने की, उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पुलिस वहाँ तक पहुँच पाए, शायद उन अपहरणकर्ताओं तक पहुँच पाए तो ये कहानी कुछ आगे भी बढ़ सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।